हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं और शुरू करते हैं एक नया चैप्टर नंबर 5, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन यानी संस्थाओं का कामकाज। तो क्लास आज जो हम क्लास में सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो है संस्थाओं के कामकाज के बारे में। अब क्लास संस्थाओं का काम अगर हमें जानना है तो उससे पहले तो हमें भाई ये पता होना चाहिए ना कि आखिर संस्थाएं क्या होती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर संस्थाएं क्या हैं। तो क्लास अगर हम इन्हें आसान शब्दों में समझना चाहें तो संस्थाएं सिंपल लोगों का एक ऐसा समूह होते हैं जो मिलकर काम करते हैं और कुछ ज़रूरी फैसले लेते हैं, अहम फैसले लेते हैं। तो ऐसे समूह को हम संस्थाएं कह सकते हैं। संस्थाएं अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। क्लास अगर आप एग्जाम्पल के रूप में अपने स्कूल को ही ले लें तो आपका स्कूल भी एक संस्थान है, यानी एक इंस्टीट्यूशन है। अब आप कहेंगे कि किस तरीके से एक इंस्टीट्यूशन है। तो क्लास देखिए, आपका जो स्कूल है उसे रन करने के लिए, उसे चलाने के लिए भी तो कुछ लोग शामिल होते हैं ना, और रोज़ कोई ना कोई अहम फैसले वो लोग भी लेते हैं। तो इस तरीके से जो आपका स्कूल है वो भी एक इंस्टीट्यूशन हुआ, कॉलेज हुआ। तो ये इस तरीके के जो इंस्टीट्यूशन हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशन या ऐसे संस्थान एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं, यानी शैक्षिक संस्थान। उसी तरीके से इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे आप आरबीआई को देख सकते हैं, बैंक को देख सकते हैं। और ठीक उसी तरीके से कुछ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी होते हैं, यानी कि राजनीतिक संस्थान। तो क्लास राजनीतिक संस्थान जैसे न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, है ना। तो इस तरीके के, और जो हमारा इस चैप्टर में फोकस होने वाला है वो मेनली हमारा राजनीतिक संस्थानों पर ही है। तो क्लास हमने ये जान लिया कि संस्थाएं क्या होती है और संस्थाएं किस तरीके से अलग अलग प्रकार की हो सकती है। और हमें यहाँ पर सब अलग अलग प्रकार की संस्थाओं को नहीं जानना है, हमें यहाँ पर सिर्फ राजनीतिक संस्थाओं के बारे में ही जानना है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें राजनीतिक संस्थाओं को, तो राजनीतिक संस्थाएं को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जैसे ही आपने इन तीनों का नाम सुना होगा क्लास, तो आपको याद आया होगा अपना 8th क्लास, है ना। तो 8th क्लास में आप लोगों ने इनके बारे में सुना होगा, समझा होगा, जाना होगा। चलिए शॉर्ट में जान लेते हैं कि आखिर ये क्या है। तो विधायिका की अगर हम बात करें तो विधायिका पूरे देश में कानून निर्माण का काम करती है, कानून बनाने का काम करती है। कार्यपालिका जो कि दूसरा संस्थान है, वो क्या करता है, जो भी कानून विधायिका ने बनाए वो उन्हें लागू कराने का काम करता है। और अगर कानून निर्माण में या कानून लागू करने में कोई विवाद पैदा हो जाए, कोई समस्या आ जाए, तो फिर हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास तीसरा संस्थान है, तीसरा इंस्टीट्यूशन है न्यायपालिका। और विवादों का निपटारा करने के लिए हम न्यायपालिका में जाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पास 3 इंस्टीट्यूशन हैं या फिर 3 संस्थान हैं। चलिए संस्थानों को तो हम जान चुके हैं, अब इनके कामकाज की बात करते हैं। तो अगर हम इनके कामकाज की बात करें तो क्लास जब हम काम करते हैं तो हमें अनेक फैसले लेने होते हैं, अनेक डिसीज़न लेने होते हैं। तो सवाल हमारे सामने ये आता है कि जो फैसले होते हैं या फिर निर्णय, डिसीज़न होते हैं, आखिर ये कैसे लिए जाते हैं। तो चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि आखिर प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते हैं। उसके लिए हमें क्लास थोड़ा सा आज से पहले चलना होगा, ठीक है। तो हम थोड़ा अगर समय से पीछे जाएं तो बात करते हैं 13 अगस्त 1990 की। तो 13 अगस्त 1990 के दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया और इस आदेश को कार्यालय ज्ञापन कहा गया। तो यहाँ पर कार्यालय ज्ञापन क्या है, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना क्लास आप। कार्यालय ज्ञापन यानी ऑफिस मेमोरेंडम, ये क्या होता है, ये सरकारी आदेश होता है। अब दिन भर में सरकार सैकड़ों आदेश ऐसे निकालती रहती हैं। तो यहाँ पर जो ये कार्यालय ज्ञापन था, ये इसकी खासियत भी होती है, और वो क्या होती है कि इस पर एक संख्या होती है जिस संख्या से इसे जाना जाता है, OM नंबर यानी ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 36012/31/90। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक सरकारी आदेश की बात कर रहे हैं, एक गवर्नमेंट ऑर्डर की बात कर रहे हैं। अगर आप देखना भी चाहें तो आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। क्लास आपको यहाँ पर थोड़ा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अगर हम बात करें ऑफिस मेमोरेंडम नंबर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा 36012/31/90। तो जिसकी अभी हमने बात की है ना, और आपको यहाँ पर नीचे डेट भी दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर 13 अगस्त
1990, ओके, और ऑफिस मेमोरेंडम। तो ये इसी की बात हम क्लास कर रहे हैं। तो आपको देखने में तो ऐसा लग रहा होगा ये जैसे कि आपके स्कूल का कोई नोटिस बोर्ड हो, है ना। तो सेम, हाँ बिल्कुल वैसे ही ऑफिस मेमोरेंडम होता है। आपका जो स्कूल का नोटिस बोर्ड होता है वो किसका ऑर्डर होता है, वो प्रिंसिपल का ऑर्डर होता है, ठीक है, और ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है, बस इतना ही डिफरेंस है। ओके क्लास, तो इसमें क्या कहा गया, क्या कैसे कहा गया, आपको कुछ इसमें नज़र नहीं आ रहा है तो चलिए वो बताते हैं कि आखिर इसमें क्या कहा गया था, सरकार ने क्या ऑर्डर दिया था। तो इसके अंदर ये बात थी कि भारत सरकार के सरकारी पदों एवं सेवाओं में 27% सीटों पर सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग यानी कि SEBC सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस, इनके लिए आरक्षित होगी। अब ये क्या था क्लास, तो समाज में कुछ ऐसे लोग थे जो सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए थे, ठीक है। सामाजिक रूप से तो वो पिछड़ ही गए थे, साथ ही साथ आर्थिक तौर पर भी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। अब इस वजह से क्या हुआ, वो पिछड़ते ही जा रहे थे और वो मुख्य धारा से, जो समाज की मुख्य धारा है, उससे कहीं पीछे रह गए थे और वो उनका विकास नहीं हो पा रहा था। तो सरकार ने इसलिए जारी किया ताकि वो लोग भी, उनका भी विकास हो सके। अब क्लास, जब हम बात कर रहे हैं 27% रिजर्वेशन की सरकारी नौकरियों पर, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो बाकी के अन्य लोग हैं वो इन 27% नौकरियों पर कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। वो मतलब वो इन्हें नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये तो रिज़र्व हो चुकी हैं दूसरे लोगों के लिए, ठीक है। और वो लोग कौन थे, वो ऐसे लोग थे जो सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग। क्लास, अब आप ये सोच रहे होंगे कि अभी तो आपने कहा कि सरकार दिन भर में सैकड़ों ऐसे आदेश जारी करती रहती है, तो हम इस आदेश को ही क्यों पढ़ रहे हैं। तो क्लास, वो इसलिए क्योंकि ये आदेश एक ऐसा आदेश था जो कि राजनीति रूप से बहुत बड़ा बदलाव मतलब देश में होने वाला था इस आदेश के बाद, है ना, और एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा होने वाला था। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसे हम समझते हैं, ठीक है। अब क्लास, आप ये सोचिए कि जो आदेश जारी किया सरकार ने, क्या ये ऐसा था कि एक ही दिन में का काम था, मतलब सुबह उठे लोग और सुबह सुबह उन्होंने क्या किया, सिग्नेचर कर दिया और आदेश जारी कर दिया, ठीक है, कि ये आदेश है। तो बिल्कुल नहीं क्लास, इसके पीछे एक लंबा घटना चक्र था, मतलब कई सारी घटनाओं का ये परिणाम था। तो इसे अगर हमें जानना है कि किस तरीके से था, तो हमें इसका बैकग्राउंड समझना होगा, इसकी पृष्ठभूमि को देखना होगा। तो चलिए उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्लास, ये जो सरकारी आदेश था, अभी जो हमने ऑफिशियल मेमोरेंडम पढ़ा, ये एक दिन की बात नहीं थी, ये एक लंबे घटना चक्र का परिणाम था। तो भारत सरकार ने 1979 में पिछड़ी जाति आयोग गठित किया, ठीक है, एक आयोग गठित किया जो कि पिछड़ी जाति आयोग था। अब क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो बीपी मंडल जी थे, तो उन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम मंडल आयोग रख दिया गया, ठीक है। आपको यहाँ पर साइड में बीपी मंडल जी की तस्वीर नज़र आ रही होगी। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि मंडल आयोग को सरकार ने गठित किया और फिर इनके जो अध्यक्ष थे वो बीपी मंडल जी थे। लेकिन क्लास, सवाल ये कि भाई इसे गठित किया क्यों, ठीक है, तो कोई ना कोई तो कारण रहा होगा ना इसके गठित करने का। चलिए वो जान लेते हैं। तो मंडल आयोग को क्यों गठित किया गया, तो इसको कुछ काम दिया गया और वो काम क्या था, वो काम ये था कि आयोग को ये पता करना था कि भारत में जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं उनकी पहचान के लिए मापदंड तय करने थे, मानक तय करने थे, ठीक है, उनकी पहचान करनी थी। दूसरा ये काम कि ठीक है आपने पहचान तो कर ली, अब आपको इसका भी सुझाव देना है, आपको सॉल्यूशन भी बताना है कि ये जो पिछड़े हुए मतलब पिछड़ चुके हैं लोग, इनका पिछड़ापन आखिर दूर कैसे किया जाए, ठीक है। तो मेनली इन की वजह से ही मंडल आयोग का गठन किया गया। अब मंडल आयोग ने पूरी ईमानदारी से अपना काम किया और उन्होंने सॉल्यूशन भी दिया। तो मंडल आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिश पेश की और सिफारिशें तो बहुत सी थी, कई सिफारिशें थी, जिनमें से एक सिफारिश ये थी कि सरकारी नौकरियों में सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण दे दिया जाए, यानी कि उन्हें रिजर्वेशन दे दिया जाए, ठीक है। तो इससे उनका क्या होगा, पिछड़ापन दूर हो जाएगा। तो ये सिफारिश मंडल आयोग द्वारा दी गई। अब क्लास,
सिर्फ सिफारिश देने से तो काम नहीं चलेगा ना, क्योंकि इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए तो कानून बनाना होगा, तभी तो ये सब लोग मानेंगे इसे। अब अगर कानून बनाना है तो कानून कौन बनाएगा? हाँ बिल्कुल सही, सरकार बनाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि सरकार किस तरीके से ये कानून बनाने वाली थी। तो 1989 का लोकसभा चुनाव होता है भारत में, और जनता दल अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा करते हैं। अब आप इसे रिलेट करेंगे लास्ट चैप्टर से, हमने पढ़ा था ना चुनावी प्रक्रिया में कि किस तरीके से जो नेता होते हैं या जो पार्टियां होती हैं वो अपना घोषणा पत्र जारी करती हैं, उसमें वादे करती हैं, है ना। तो ठीक यहाँ पर भी वही हो रहा था। जनता दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर भाई हम लोग जीत जाते हैं और सत्ता में आते हैं, सरकार बनाते हैं, तो ये जो मंडल आयोग है इनकी सिफारिशों को हम लागू करेंगे। ठीक है, अब जो ऐसे लोग थे तो वो तो बहुत खुश हुए होंगे ना कि भाई मंडल आयोग की सिफारिश गठित मतलब लागू हो जाएगी तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। तो ये बात हुई। उसके बाद चुनाव हुआ। चुनाव के बाद जनता दल जीत भी जाता है और अपनी सरकार बनाता है, और उनके जो नेता होते हैं वीपी सिंह, वो प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर वीपी सिंह की तस्वीर नज़र आ रही होंगी, यही थे हमारे प्रधानमंत्री। तो क्लास, जैसा कि इन्होंने वादा किया था कि अगर वो जीत जाते हैं तो वो मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करेंगे, हुआ भी ऐसा ही। ठीक है, वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू कर दिया। अब ये तो बहुत ठीक हुआ कि जो वादा किया उन्होंने अपना वादा निभाया, लेकिन वादा निभाते निभाते यहाँ बहुत बड़ा विवाद पैदा हो गया। अब क्लास, ये विवाद कैसा पैदा हो गया? विवाद ये था कि कुछ लोगों को ये कानून बहुत पसंद था और कुछ लोगों को नापसंद था। अब पसंद किनको होगा, नापसंद किनको होगा, तो इतनी सिंपल है ना, जिन लोगों के लिए था उनको पसंद होगा, जिन लोगों के लिए नहीं था उन्हें नापसंद होगा। तो जिन लोगों को पसंद था उन्होंने अपनी क्या दलील दी? उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया कानून है भाई, अगर 27% रिजर्वेशन मिलेगा तो जो लोग पिछड़ गए हैं सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, उन्हें भी बराबरी पर आने का मौका मिलेगा, बराबरी पर आने का अवसर मिलेगा। नहीं तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पिछड़ गए, उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, तो वो ना एजुकेशन ले पा रहे हैं, ना नौकरियों में आ पा रहे हैं ना, वो बहुत पीछे रह गए थे। तो इससे उन्होंने कहा कि भाई हमें भी आगे आने का मौका मिलेगा। लेकिन जो दूसरे लोग थे जिन्हें नापसंद नहीं था, उन्होंने कहा भाई इससे तो आप जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अब क्लास, हम यहाँ पर ये बात नहीं करेंगे कि कानून अच्छा था या नहीं। ठीक है, हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जो कानून जब बनता है या कोई कानून निर्माण होता है तो इसमें किस किस तरीके की समस्याएं आती हैं। ओके क्लास, आप इस चीज़ को समझने पर यहाँ पर फोकस करिएगा। तो यहाँ पर विवाद हो गया पैदा। अब जब विवाद पैदा हो गया तो विवादों का निपटारा कैसे हो, ये सवाल खड़ा हो गया। ठीक है, तो आपको पता है कि जब कोई विवाद खड़ा हो जाता है तो कहाँ जाते हैं लोग? बिल्कुल सही कहा आपने, न्यायालय जाएंगे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट गए, ठीक है, हाई कोर्ट गए। तो इस तरीके से वहाँ पर केस चला गया कि ये वाला कानून देखिए और ये ठीक नहीं है। इस केस का नाम बहुत इम्पोर्टेंट है क्लास, कि आप याद रखिएगा। इस केस का नाम था इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला, इसको कहा गया। ओके क्लास, अब फैसला वहाँ चला गया तो सब लोग फैसले के इंतज़ार में कि भाई क्या फ़ैसला होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा इस बात पर। तो इंतज़ार की घड़ी होती है ख़त्म और फैसला आता है। सर्वोच्च न्यायालय के 11 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश जो होते हैं वो दोनों पक्षों की दलीलें सुनते हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उन्होंने 1992 में बहुमत से निर्णय किया और उन्होंने कहा कि भारत सरकार का ये आदेश अवैध नहीं है। अवैध नहीं है क्लास, मतलब ये गैरकानूनी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन ठीक है, लेकिन इसमें कुछ बदलाव करना होगा, संशोधन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब वो संशोधन क्या था? वो संशोधन, क्योंकि इसमें क्या कहा गया था कि सभी पिछड़े वर्ग को मिलेगा, ठीक है, जो भी सभी लोग हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सभी को नहीं देंगे। ठीक है, ऐसा हम मान सकते हैं कि सभी सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस वर्ग के हैं लेकिन वो आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा ठीक ठाक है, मतलब संपन्न है, ठीक है, वो कमज़ोर नहीं है, तो ऐसे लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो आपने देखा होगा क्रीमी लेयर का, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट यही है। तो जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न लोग हैं उन्हें इसका फ़ायदा, आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये हमारे
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब उनके आदेश के अनुसार 8 सितंबर 1993 को कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय ने एक दूसरा आदेश जारी किया। ठीक है, अब दोबारा आदेश जारी कर रहे हैं, वही ऑफिशियल मेमोरेंडम जारी कर रहे हैं और इसी के साथ ही विवाद सुलझ गया और उसी समय से अभी तक इस नीति पर क्लास अमल किया जा रहा है। तो इस तरीके से ये फैसला पूरा लिया गया। ठीक है, तो अब सब लोग खुश। ठीक है, न्यायालय भी खुश, सब मतलब विवाद सुलझ गया पूरी तरीके से। ओके, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आई हूँ क्लास। चलिए इसे ना एक छोटा सा शॉर्ट में फिर से देख लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या कहा, किस किस बात पर चर्चा की और इसको लिंक करने की कोशिश करते हैं। तो क्लास, सबसे पहले हमने ये देखा कि कोई भी जो फैसला होता है, एक सवाल से हमने शुरू किया था कि जब संस्थाएं काम करती हैं तो काम करने में उन्हें कई सारे फैसले लेने होते हैं। अब जब कोई फैसला लेना होता है तो वो किस तरीके से लिया जाता है, तो उसको हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास किया, जिसमें हमने सबसे पहले ऑफिस मेमोरेंडम देखा कि सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया गया। अब जब वो आदेश जारी किया गया और उसमें क्या कहा गया कि भाई 20% रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक बात कि 20% तो सरकार का आदेश था, लेकिन क्या ये एक दिन की बात थी? नहीं क्लास, क्योंकि ये बहुत सारी घटनाओं का एक लंबा घटना चक्र था जिसके बदौलत सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया था। तो उसकी पृष्ठभूमि को, उसके बैकग्राउंड को जानने की हमने कोशिश की और हमने मंडल आयोग को देखा कि जो मंडल आयोग था, मंडल आयोग का गठन इसलिए किया गया था कि वो क्या करे, वो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों की पहचान करे और फिर सॉल्यूशन बताए। जब वो सॉल्यूशन बताते हैं तो वो 27% रिजर्वेशन के रूप में सॉल्यूशन बताते हैं। ठीक है, कि 20% रिजर्वेशन दे दीजिए सरकारी नौकरियों में इन लोगों को, तो हो जाएगा। अब ये बात भी ठीक, तो ये सिफारिश तो उन्होंने दे दी, ठीक है, लेकिन अब इसको कानून बनाना है। कानून कौन बनाएगी? सरकार। तो जनता दल की सरकार ये वादा कर देती है, मतलब जनता दल जब इलेक्शन होता है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इसे लागू कर देंगे भाई। तो जब ये जीत जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, सरकार बना लेते हैं, इनके प्रधानमंत्री जो वीपी सिंह होते हैं वो प्रधानमंत्री बनते हैं और उसे लागू कर देते हैं। अब भाई जैसे ही इन्होंने लागू किया वैसे ही क्या हुआ, वैसे ही विवाद खड़ा हो गया। अब कुछ लोगों को ये पसंद आया और कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया। अब जिन लोगों को पसंद नहीं आया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी और वहाँ पर वो केस चला। अब सब लोग केस का इंतज़ार करते रहे और जब कोर्ट का फ़ैसला आया, सर्वोच्च न्यायालय ने फ़ैसला सुनाया, तो उन्होंने कहा कि ये जो कानून है वो अवैध नहीं है। ठीक है, अवैध नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप बदलाव करेंगे, संशोधन करेंगे कि जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं उन लोगों को रिजर्वेशन नहीं देंगे। ठीक है, और तब इसे लागू कर दिया गया। तो क्लास, हमने यहाँ पर ये देखा, ये जाना कि किस तरीके से कोई फ़ैसला जब लिया जाता है तो उसमें किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। राइट क्लास, कि किस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे कि सरकार यानी कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सारे ही संस्थान किस तरीके से शामिल होते हैं और ये इतना आसान नहीं होता है कि एक दिन में ही सारी चीज़ें हो जाएं। तो ये एक लंबे समय का घटना चक्र होता है, अनेक घटनाएं होती हैं जिनके बाद जाकर कोई एक निर्णय लिया जाता है। आई होप क्लास कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई हों। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर क्लासेस ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। राइट क्लास, अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, हमने आज की क्लास में ये तो जान लिया कि भाई संस्थाएं होती हैं और संस्थाएं किस तरीके से कोई फ़ैसला लेना हो तो किस किस प्रोसेस से गुजरना होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में ये देखने वाले हैं कि इन संस्थाओं की हमें ज़रूरत क्या है। ठीक है, कोई एक इंसान भी तो फ़ैसला ले सकता है, इतना झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो फिर तब तक के लिए क्लास मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू क्लास।